क्या एक विमेन जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है अपने पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? कैन अ डॉटर बी आस्क्ड टू मेंटेन हर फादर? क्या फादर अपने इलेजिटिमेट सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? नमस्ते एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आज की चर्चा में मैं मेंटेनेंस से जुड़े कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के मेंटेनेंस से जुड़े सभी मुद्दों पर जो निर्णय है उसको मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मेंटेनेंस है क्या। मेंटेनेंस अर्थात भरण पोषण, ये क्लेम करने का अधिकार किनको है और किन से है? तो ये क्लेम करने का अधिकार वाइफ को है, चिल्ड्रन को है और पेरेंट्स को है। पत्नी को पति से है, बच्चों को पिता से है, माता से है और माता पिता को भी बच्चों से है। किस कंडीशन में? जब वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, उनके पास इतना नहीं है कि वो अपने भोजन, वस्त्र, आवास, दवाइयों के खर्चे कर सकें, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें दो बातें हैं, अनेबल टू मेंटेन, जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, ही और शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ और हिमसेल्फ, और जिससे मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उसको मेंटेन करना है, उसको उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी कानूनी जिम्मेवारी है। माता पिता की अपने माइनर बच्चों की, पति की अपने पत्नी को, उनको मेंटेन करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, बट नेग्लेक्टेड और रिफ्यूज्ड टू मेंटेन। नाउ कम टू लीगल प्रोविजंस। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट, क्रिश्चियंस इंडियन डिवोर्स एक्ट, और सेक्युलर लॉ है सीआरपीसी सेक्शन 125 और स्पेशल मैरिज एक्ट। तो सीआरपीसी सेक्शन 125 के ऊपर सबसे अधिक लिटिगेशन है, सबसे मेंटेनेंस क्लेम जो किया जा रहा है उसमें, क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 125 वाइफ को अपने हस्बैंड से, माइनर बच्चों को अपने माता पिता से और माता पिता को अपने बच्चों से, हु वॉज नेग्लेक्टेड, तो उनको मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट है। वो कोर्ट में, न्यायालय के द्वारा मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ for her sustenance does not mean her animal existence. This is cleared by Supreme Court in Bhuvan Chand Singh versus Meena case कि husband is duty bound to enable his wife to live with dignity according to their social status. जिस सोशल स्टेटस में जैसे वो रह रही थी जब वो हस्बैंड के साथ थी, तब जैसे रह रही थी, उसी आधार पर उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, उसके सोशल स्टेटस के, उसके पति के सोशल स्टेटस के, उसके पति के इनकम के आधार पर। रीता दे चौधरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि 25% ऑफ नेट सैलरी, जो 25% है, वो रीजनेबल होगी, वो प्रॉपर होगी। ये आते हैं सेक्शन 125(1) में वाइफ की डेफिनेशन पे। इसमें वाइफ का मतलब, वैसे तो सेक्शन 125(1) ये कहती है कि वाइफ इंक्लूड्स डाइवोर्स्ड वाइफ, लीगली वेडेड वाइफ एंड डाइवोर्स्ड वाइफ हु हैज नॉट रीमैरिड येट, जिसने दोबारा शादी नहीं करी है। एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में कर दी है। अब ब्रॉड इंटरप्रिटेशन में क्या है? अब ब्रॉड इंटरप्रिटेशन में लिव इन पार्टनर, डी फैक्टो मैरिज, प्रिज्यूम्ड मैरिज, ये सारे ही आ गए हैं वाइफ के अंदर में फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए लिव इन पार्टनर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, डी फैक्टो मैरिजेज में या प्रिज्यूम्ड मैरिजेज में भी अगर कोई है तो उसमें भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो ये अब स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज शुड नॉट बी अ प्री कंडीशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। ये चुनमुनिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा कि स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज जो है ये नेसेसरी नहीं है, प्री कंडीशन नहीं है मेंटेनेंस के पर्पस के लिए। तो क्या हो गया? लीगली वेडेड वाइफ हो गई और जो लिव इन पार्टनर्स हो गए, ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर अनमैरिड विमेन है और मेल मैरिड है और वो दोनों वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ मैरिज में नहीं आएगा फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस।
अगर मैरिड मैन है लेकिन जो अनमैरिड विमेन है, अगर उसको मैन के मैरिज के बारे में पता नहीं था और मैन ने ये जानकारी उससे छिपा कर रखी थी, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर उसको इस बात की जानकारी थी कि जिसके साथ वो मैरिज, जिसके साथ वो इस रिलेशनशिप में रह रही है, वो मैरिड है, वो ऑलरेडी मैरिड है या उसके बच्चे हैं, और फिर भी वो उसके साथ रह रही है, तो उस केस में जो उसका स्टेटस है वो कंक्यूबिन या मिस्ट्रेस का ही होगा। वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि सेकेंड मैरिज वॉइड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो सेकेंड मैरिज वॉइड है। अगर जानकारी छिपाकर की गई है तो उस कंडीशन में सेकेंड वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये बादशाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ये कि अगर, क्योंकि उस केस में ये जानकारी उसे नहीं थी कि ये ऑलरेडी मैरिड है, जो जिस व्यक्ति के साथ उसने शादी करी है वो ऑलरेडी मैरिड है, उसने ये बात उससे छिपाकर शादी करी थी। अगर ये प्रूव कर दे, अगर ये वाइफ ये प्रूव कर देती है, सेकेंड वाइफ, कि कंसीलमेंट हुई है मैरिज की, प्रायर मैरिज की, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ऐसा बादशाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। लेकिन वैसे सेकेंड मैरिज वॉइड है, और अगर नोइंगली ऐसा करती है तो वो मिस्ट्रेस की कैटेगरी में, जो उसका स्टेटस होगा वो वाइफ का नहीं होगा, वो मिस्ट्रेस का होगा। वो उसका स्टेटस ना तो लीगली वेडेड वाइफ का होगा, ना तो लिव इन पार्टनर का होगा। तो वो दोनों में से किसी कैटेगरी में मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। मूव टू अनदर पार्ट, चिल्ड्रन के बारे में अब आते हैं, बच्चों के बारे में। बच्चे मेंटेनेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं? एक बच्चा है, वो कहीं लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत लेता है। अब 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने के बाद उससे पहले उसको पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर रखा था मेंटेन, उसको मेंटेन नहीं कर रहा था, उसके जो माता पिता हैं या पिता हैं वो उसको मेंटेन नहीं कर रहे थे। उसने 1 करोड़ की लॉटरी जीत ली। अब उसने मेंटेनेंस क्लेम करा अपने पिता के से, तो क्या पिता उसको मेंटेनेंस देगा या नहीं देगा? अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक्ट है, जो प्रोविजंस है, वो कहते हैं कि अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये वर्ड है कि अब वो बच्चा जो है वो अपने आप को मेंटेन करने में समर्थ है, वो सक्षम है, क्योंकि उसने 1 करोड़ की लॉटरी जीत ली है, उसके पास वो पैसे आ गए हैं, वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है। तो इस केस में पेरेंट्स उसको मेंटेन नहीं करेंगे, वो पेरेंट्स से मेंटेन, फादर से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई माइनर चाइल्ड है, सन और डॉटर, कोई भी मैरिड नहीं है, अनमैरिड डॉटर अनमैरिड, क्योंकि मैरिड डॉटर जो है वो हस्बैंड से क्लेम करेगी मेंटेनेंस, अनमैरिड डॉटर, माइनर, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से, अगर उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया है मेंटेन करने से, उसका भरण पोषण करने से। अब आते हैं इलेजिटिमेट पर, अवैध, नाजायज जो औलाद है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी शादी से अलग, आउट ऑफ हिज वेडलॉक, कंज्यूमेटेड एंड, और एक बच्चा होता है, तो वो बच्चा इलिजिटिमेट है। क्या वो बच्चा मेंटेनेंस क्लेम करेगा फादर से? यस, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट कहती है कि फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस उसको भी लेजिटिमेट सन माना जाएगा। तो वो इलिजिटिमेट सन, इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट, वो मेंटेनेंस क्लेम करेगा जो माइनर चाइल्ड होगा। अब आता है कि मेजर चाइल्ड कौन सा, एडल्ट चाइल्ड कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपने फादर से या अपने पेरेंट्स से? तो एडल्ट चाइल्ड में जो कि इनकैपेबल हो, मेंटली इनकैपेबल हो, हैंडीकैप्ड हो, कोई ऐसी इंजरी हो गई हो कि वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है, अपने खर्चे, अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर सकता है, तो एडल्ट केस में भी अगर, और पेरेंट्स सक्षम हैं, पेरेंट्स समर्थ हैं, पेरेंट्स कैपेबल हैं टू मेंटेन हिज और हर सन, तो वो मेंटेनेंस एडल्ट केस में भी, उस केस में भी कर सकता है। अब आते हैं पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स किससे किससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? पेरेंट्स भी सिमिलरली अपने बच्चों से, अगर वो अनेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने में, अगर अपने आप का मेंटेनेंस करने में वो असमर्थ हैं, तो वो न्यायालय के माध्यम से अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। वो उनके खर्चे जो उनकी व्हाट मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट इट विल बी डिसाइडेड। तो पेरेंट्स में अब यहां पर आता है कि क्या पेरेंट्स अपनी डॉटर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं?
फादर अपने डॉटर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? यस, फादर अपनी डॉटर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 20 जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो ये कहता है कि फादर जो है वो डिपेंडेंट हैं डॉटर के ऊपर भी, सन और डॉटर दोनों के ऊपर। तो इसलिए फादर सन से भी, पेरेंट्स अपने बेटे से भी और अपनी डॉटर से भी, दोनों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं एज पर लॉ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 125, अंडर सेक्शन 125। अब किस केस में मजिस्ट्रेट मना कर देगा, कि रिफ्यूज कर देगा कि अब मेंटेनेंस ग्रांट करने से? तो वो रिफ्यूजल कर सकता है कब? अगर वाइफ अपनी मर्जी से अलग रह रही हो, ठीक है, अपनी मर्जी से अलग रह रही हो, एडल्ट्री में हो, मतलब एक्स्ट्रा माइटल रिलेशनशिप में हो, एडल्ट्री में हो, अपनी मर्जी से अलग रह रही हो, या म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही हो। मर्जी से अलग रह रही हो मतलब बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, बिना किसी कॉज के वो अलग रह रही हो, और म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही हो, तो वहां पर मजिस्ट्रेट रिफ्यूज कर सकते हैं। 125(4) सेक्शन 125(4). अब सेक्शन 125 एक्सप्लेनेशन 1B और सेक्शन 125(4), इन दोनों में डिफरेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है इसको, क्योंकि सेक्शन 125(1) एक्सप्लेनेशन बी जो है ये कहता है कि वाइफ इंक्लूड्स डाइवोर्स्ड वाइफ। अब सेक्शन 125(4) कहता है कि जो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं, तो इसमें डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट नहीं आता है। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है वो सेक्शन 125(1)B में जो आ रहा है, और सेक्शन 125(4) में जो सेक्शन 125(4) में जो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, ये दोनों अलग हैं। वो डाइवोर्स्ड वाइफ की कैटेगरी में आ जाएगी, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हु हैज ऑब्टेन्ड डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, बट हु इज लिविंग विद म्यूचुअल कंसेंट कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। यहां पर डाइवोर्स नहीं हुआ है, ये अलग रह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से, राइट। ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, 2018 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्ट्रेंज्ड वाइफ और लिव इन पार्टनर कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सेकेंड केस इज कल्याण दे चौधरी वर्सेस रीता दे चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 25% ऑफ द हस्बैंड्स नेट सैलरी इज सफिशिएंट, वुड बी जस्ट एंड प्रॉपर एज मेंटेनेंस टू वाइफ। नेक्स्ट केस इज शैलजा वर्सेस खोबाना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेयरली बिकॉज द वाइफ इज कैपेबल ऑफ अर्निंग, it is not a reason to reduce the maintenance awarded to her, and said that whether a wife is capable of earning and is actually earning are two different factors. Shalja versus Kobana, all are Supreme Court cases. Another one is Kamala versus M.R. Mohan Kumar. In this case, what Supreme Court said? Strict proof of marriage is not essential in claim of maintenance under section 125 CRPC. And when the parties live together as husband and wife, there is a presumption that they are legally married couple for claim of maintenance under section 125 CRPC, right? Another one is Indra Sharma versus VKV Sharma. Indra Sharma versus VKV Sharma. In this case, women who knowingly entering in live-in relationship with a married man. All live-in relationship are not relationship to the nature of marriage. There has to be some inherent essential characteristics of marriage, though not a marriage legally recognized. A live-in relationship between an unmarried woman knowingly entering into relationship with a married male cannot be termed as a relationship in the nature of marriage, and her status would be that of a mistress and therefore is not entitled to maintenance. तो ये था CRPC सेक्शन 125 लीगल प्रोविजंस, अलग अलग लीगल प्रोविजंस को जो हमने डिस्कस करा, और ये सारे केस लॉज, रीसेंट केस लॉज सुप्रीम कोर्ट के ऑन द इश्यू ऑफ मेंटेनेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।